कहानी की शुरुआत होती है एक शान से गैरेज में, जहां चार्ली नाम का एक टेक्निकल एक्सपर्ट बड़े ध्यान से एक पुराना हवाई जहाज ठीक कर रहा होता है। ये वही प्लेन था जो उसकी बीवी सारा ने उसे उसके बर्थडे पर तोहफे में दिया था। तभी वहां आती है सारा, उसकी पत्नी, जो जल्द ही लंदन के लिए रवाना होने वाली है, एक जरूरी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सारा चार्ली से प्यार से कहती है कि इस बार वह भी उसके साथ चले, थोड़ा वक्त साथ बिताएं, लेकिन चार्ली हमेशा की तरह काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। इसके बाद चार्ली पहुंचता है CIA हेडक्वार्टर्स, जहां सुरक्षा जांच के दौरान वह उन्हीं हाईटेक स्कैनर्स से गुजरता है जिन्हें उसने खुद डिजाइन किया था। फिर वह पहुंचता है उस डिपार्टमेंट में जहां उसका असली काम होता है, डिक्रिप्शन और एनालिसिस, यानी कोड्स को तोड़ना और खुफिया डाटा का विश्लेषण करना। इसी दौरान उसे एक मैसेज मिलता है इन क्वेलाइन नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति से, जिससे उसकी बातचीत पिछले कई सालों से होती आई है। यह शख्स हमेशा उसे खुफिया जानकारी बेचता है, लेकिन इस बार वह कुछ अलग कहता है। इस बार जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद CIA के लिए खतरा बन सकते हैं। चार्ली चौकन्ना हो जाता है और अंदाजा लगाता है कि ये जानकारी कहां से आई है। वह पूछता है, इस्तांबुल? लेकिन इनक्विलाइन सीधा जवाब नहीं देता, बात को घुमा देता है। चार्ली तुरंत उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में लग जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। कोड इतना पेचीदा है कि चार्ली जैसा जीनियस भी उसे आसानी से नहीं तोड़ पाता। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही चार्ली वापस अपने डेस्क पर लौटता है, सारा का फोन आता है। वो बताती है कि वह लंदन पहुंच चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चार्ली पहले से जानता था, क्योंकि वो छुप कर सारा की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। दोनों की बातचीत छोटी होती है, क्योंकि चार्ली का दिमाग पूरी तरह उस कोड में उलझा होता है। जब उससे वो कोड अब भी नहीं टूटता, तो वह कंप्यूटर उठाकर पहुंच जाता है CIA के एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, जहां एक हाईटेक एडवांस्ड सिस्टम की मदद से वो तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन चार्ली को नहीं पता कि जो जानकारी वो डिकोड कर रहा है, वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कई घंटों की मेहनत, कोड ब्रेकिंग और सिस्टम के जरिए गहरे रिसर्च के बाद आखिरकार चार्ली उस रहस्यमयी फाइल को खोलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह इन फाइल्स को पढ़ता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि अमेरिकी सरकार की ऐसी सीक्रेट जानकारी थी जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। फाइल्स में खुलासा होता है कि कुछ समय पहले एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसे मीडिया ने एक आत्मघाती आतंकी हमला बताया था। लेकिन सच्चाई ये थी, ये हमला असल में अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया एक गुप्त ड्रोन अटैक था, जिसे दुनिया की नजरों से छुपा लिया गया था। इस हमले में करीब 150 लोग मारे गए थे, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मरीन्स के जवान भी शामिल थे। ये जानकारी इतनी खतरनाक थी कि अगर बाहर आती, तो CIA और अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में गिर जाती। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चार्ली को पता चलता है कि इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का बॉस चीफ मूर था, जिस पर वह सालों से भरोसा करता आया था। इस खुलासे से चार्ली पूरी तरह से हिल जाता है। उस रात वह बार बार सारा को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। निराश होकर वह एक वॉइसमेल छोड़ देता है। अगले दिन जब चार्ली ऑफिस पहुंचता है, तो उसे मोर पहले से ही वहां इंतजार करता हुआ मिलता है। मोर उसे सीधे लेकर जाता है CIA की नई डायरेक्टर ओब्रायन के पास। वहां चार्ली को एक भयानक खबर सुनाई जाती है। लंदन के एक होटल में आतंकवादी हमला हुआ है और सारा उसी हमले की शिकार बनी है। चार्ली इस बात पर यकीन नहीं करता। वह कहता है, मैं खुद सारा से बात करना चाहता हूं। तभी मोर टीवी ऑन करता है और लाइव न्यूज रिपोर्ट दिखाता है। न्यूज में बताया जाता है कि 4 आतंकवादी होटल में घुसे, बंधक बनाए और कुछ लोगों को मार डाला। फिर मोर चार्ली को CCTV फुटेज दिखाता है, जहां गोलीबारी, चीख पुकार और भगदड़ साफ सुनाई देती है। और यहीं चार्ली देखता है कि सारा उन्हीं लोगों में शामिल थी जो मारे गए। चार्ली टूट जाता है। जब वह घर लौटता है, तो घर के बाहर मीडिया का जमाव लगा होता है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछते हैं। तभी उसका एक दोस्त आता है और चार्ली को भीड़ से निकालकर अंदर ले जाता है। अगले दिन जब चार्ली थोड़ा संभलता है, तो उसे सब कुछ संदिग्ध लगने लगता है। उसके मन में एक शक जन्म लेता है। क्या यह सिर्फ एक हमला था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? अब वह सीधा जाता है मोर और सुपरवाइजर कैलिब के पास, क्योंकि अब चार्ली को यकीन होने लगा है कि सारा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी साजिश का हिस्सा थी। चार्ली के लिए यह बात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। लंदन जैसी हाई सिक्योरिटी सिटी में,
जहां हर सड़क, हर गली और हर होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। वहां इतने खतरनाक आतंकवादी कैसे इतने आराम से हमला करके निकल सकते हैं? कैसे वो शहर में खुलेआम घूमते रहे और किसी को कुछ भी पता नहीं चला? जब चार्ली इस बात पर सवाल उठाता है, तो मूर बस टालने वाले अंदाज में कहता है, जांच चल रही है। वहीं सीनियर ऑफिसर कैलेब उसे आराम करने की सलाह देता है और कहता है, अभी घर जाओ चार्ली। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां वो सारा की डेड बॉडी और उसका सामान रिसीव करता है। ये पल उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है। जब वह घर लौटता है और सारा का सूटकेस खोलता है, तो उसे अंदर एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है, जो सारा ने उसी के लिए खरीदा था। इस गिफ्ट को देखकर चार्ली पूरी तरह से टूट जाता है। उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं और उसका दिल गुस्से और गम से भर जाता है। अब घर की खामोशी और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर से सीधा सीआईए ऑफिस पहुंच जाता है। वहां वो बिना किसी की इजाजत के एक बार फिर उस रेस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर सिस्टम पर लॉग इन करता है और खुद ही तहकीकात शुरू कर देता है। चार्ली अब एक एक सीसीटीवी फुटेज हैक करता है। होटल के बाहर की, अंदर की, एंट्रेंस और पार्किंग की, हर जरूरी एंगल से। फिर वो सारे डेटा को एक टाइमलाइन में ढालता है और खुद ही पूरी घटना को जोड़कर समझने लगता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद चार्ली को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। चारों आतंकवादी सबसे पहले ईस्ट एंड इलाके से एक गाड़ी चुराते हैं। फिर वो उसी गाड़ी से होटल के सर्विस एंट्री गेट से अंदर घुसते हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के सारे सबूत मिटा दिए थे, ताकि किसी को कोई सुराग न मिले। होटल के अंदर वो इंडोनेशिया की एक फर्म इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट से मीटिंग करने पहुंचे थे। लेकिन मीटिंग के दौरान किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ जाती है कि माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। उसी समय फर्म का एक सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में आकर विरोध करने लगता है और तभी अचानक एक आतंकवादी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर देता है। एक गार्ड मौके पर ही मारा जाता है और दूसरा बुरी तरह घायल हो जाता है। इस हमले की आवाज सुनते ही होटल की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। अब जब आतंकियों को एहसास होता है कि वो फंस चुके हैं, तो वो दौड़कर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली आतंक। जब चार्ली को यह पता चलता है कि सारा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने होटल में मासूम लोगों को बचाने की कोशिश की थी, तो उसका दिल और दिमाग दोनों टूट जाते हैं। अब यह सिर्फ गम नहीं, बल्कि उसके अंदर उबाल रहा गुस्सा बन चुका था। उसने बिना समय गंवाए अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स का इस्तेमाल करके उन चारों आतंकवादियों की असली पहचान निकाल ली। पहला था मिश्का, रूस का एक खतरनाक ऑपरेटिव। दूसरा लॉरेंस, जो साउथ अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेस का एक्स सोल्जर रह चुका था। तीसरा हॉर्स्ट, जो पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकता था। और आखिरी ग्रेचन, जो कभी खुद एक खुफिया एजेंसी की अफसर रही थी। लेकिन जब चार्ली ये सारी जानकारी मूर और कैलिब को बताता है, तो उनके चेहरे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो ये सब पहले से जानते थे। यानी सारा की मौत पर भी शायद उनकी चुप्पी जानबूझकर थी। मूर उसे टालता है और थेरेपिस्ट से मिलने भेज देता है। लेकिन अब चार्ली किसी इलाज या सहानुभूति के मूड में नहीं था। अब वो सच जानना चाहता था। अगले दिन वो प्लान बनाता है। अपनी सीआईए आईडी में एक खास चिप छुपाता है, जो सिक्योरिटी स्कैनर से बच जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो खुफिया फाइल्स को प्रिंट करता है और एक डिवाइस से उनकी डिजिटल कॉपी बना लेता है। उस रात अकेला बैठा बार में ज्यूक बॉक्स को घूरता रहता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे भीतर से जला रही हो। और सुबह होते ही वो फिर ऑफिस पहुंचता है। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं होते। उसके पास होते हैं प्रिंटेड सबूत, जिनमें सीआईए की कई खतरनाक साजिशें उजागर होती हैं। सीरिया के अस्पताल पर बमबारी, यमन में आम नागरिकों की मौत और भी बहुत कुछ। चार्ली धमकी देता है, मैंने एक डेड मैन स्विच एक्टिव किया है। अगर हर 5 घंटे में मैं एक खास कोड सिस्टम में नहीं डालूंगा, तो ये सारे सबूत दुनिया के बड़े न्यूज चैनलों तक पहुंच जाएंगे। फिर वो डील रखता है। उसे सीआईए की पूरी ट्रेनिंग चाहिए, फेक पासपोर्ट, मोटी रकम, एक हथियार और उन चारों आतंकियों की पूरी डिटेल, क्योंकि अब चार्ली सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं, एक शिकारी बन चुका है। मीटिंग खत्म होते ही जैसे ही चार्ली अपनी कार में बैठता है, उसका शरीर तनाव से कांपने लगता है और वही कार में बैठते ही वो उल्टी कर देता है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस जाल में वो कूद चुका है, वो किसी खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि जिंदा बचने की जंग है।
दूसरी तरफ सीआईए ऑफिस में मूर इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि चार्ली ने वाकई कोई डेड मैन स्विच एक्टिव किया है। उसका कहना होता है, ये बस एक धमकी होगी, एक चाल। लेकिन तभी केलिब बीच में बोलता है, अगर ये ब्लफ नहीं हुआ तो। वो समझता है कि इस खतरे को हल्के में लेना सीआईए के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब टीम चार्ली की हर हरकत की तहकीकात करने लगती है। सबसे पहला सवाल, उसने सीआईए की इतनी खुफिया फाइल्स की कॉपी आखिर की कैसे? वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद चार्ली ने कोई स्किमर डिवाइस यूज किया जो सीधे सीआईए के सिक्योर कंप्यूटर से तो डेटा नहीं निकाल सकता, लेकिन प्रिंटर से निकाल सकता है। इसका मतलब चार्ली ने पहले फाइल्स को प्रिंटिंग सिस्टम में डाला, फिर प्रिंटर से एक मैग्नेटिक स्ट्रिप डिवाइस की मदद से डेटा चुराया। जब सिक्योरिटी फुटेज चेक होती है तो साफ नजर आता है कि चार्ली ने हाल ही में एक लोकल स्टोर से सच में मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी। लेकिन असली पहेली ये थी, उसने वो डिवाइस सीआईए की बिल्डिंग में लेकर कैसे गया और वापस कैसे लाया? जांच करते करते एजेंट्स चार्ली के घर की भी तलाशी लेते हैं और पता चलता है कि वो हाल ही में 2 बार एक ही बार में गया था। जब एजेंट्स उस बार की तलाशी लेते हैं तो जुक बॉक्स के नीचे उन्हें एक पुरानी एबा म्यूजिक सीडी मिलती है। केलेब जब उस सीडी को जुक बॉक्स में प्ले करने की कोशिश करता है तो उसमें से सिर्फ अजीब सी आवाजें और नॉइज आती हैं, कोई म्यूजिक नहीं। तभी टीम समझ जाती है कि ये कोई आम सीडी नहीं, बल्कि ये चार्ली द्वारा छुपाई गई कोई डिजिटल डिवाइस है। शायद यही वो चीज है जिसमें उसने खुफिया जानकारी छुपाई है, और वो सीडी को वहां से जब्त कर लेते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ चार्ली अब सीआईए के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुका होता है, जहां उसका स्वागत करता है कर्नल हेंडरसन। अब वो चार्ली को असली दुनिया की ट्रेनिंग देने जा रहा होता है। ट्रेनिंग की शुरुआत होती है शूटिंग रेंज से, लेकिन यहां चार्ली की कमजोरी सामने आ जाती है। वो कोई खास निशानेबाज नहीं होता, उसे सही निशाना लगाने के लिए टारगेट के काफी करीब जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बात आती है बम बनाने की, चार्ली सबको हैरान कर देता है। वो इतनी तेजी और सटीकता से बम असेंबल करता है कि खुद कर्नल हेंडरसन भी हैरान रह जाता है और पहली बार उसे गंभीरता से लेने लगता है। अब चार्ली को अपनी नई पहचान याद करनी होती है, जो उसके अगले मिशन के लिए बेहद जरूरी है। उसकी ट्रेनिंग अब और भी कठिन हो चुकी थी। कर्नल हेंडरसन उसे हर हाल में परखना चाहता है। वो बार बार चार्ली को धक्का देता है, उस पर चिल्लाता है, उसे मानसिक दबाव में डालता है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या चार्ली तनाव और तकलीफ में भी खुद को भूलता तो नहीं। क्या वो अब वो इंसान है जो खुद को पूरी तरह बदल चुका है? आखिरकार चार्ली के लिए फेक पासपोर्ट और नई आईडी तैयार कर दी जाती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो चार्ली के दिल को हिला देता है। कर्नल हेंडरसन उसके कमरे में आता है और गंभीर लहजे में कहता है, तू कातिल नहीं है। चार्ली की आंखों में दर्द और आग दोनों होते हैं। वो बस एक ही बात कहता है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। हेंडरसन चुपचाप एक पिस्तौल निकालता है, चार्ली के हाथ में थमाता है और कहता है, अगर तू वाकई कातिल बनना चाहता है तो मुझे गोली मार। चार्ली की उंगलियां कांपने लगती हैं, हाथ थरथराता है। वो पिस्तौल को ऊपर उठाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो उसे नीचे कर देता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। वो मारने वाला नहीं बना, लेकिन बदला तो अब भी जिंदा है। उधर सीआईए के ऑफिस में एजेंट्स उस सीडी की एनालिसिस में कई घंटे बिता देते हैं, और जो सच्चाई सामने आती है वो सबको चौंका देती है। चार्ली का डेड मैन स्विच सिर्फ एक ब्लफ, यानी झूठा धमकी थी, लेकिन ये ब्लफ इतना दमदार था कि सभी उसे सच मान बैठे थे। जैसे ही यह पता चलता है, टीम मोर को रिपोर्ट देती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि चार्ली उनकी पूरी बात सुन रहा है। असल में चार्ली ने अपनी आईडी बैज में जो चिप छुपाई थी वो एक बग डिवाइस थी, और उसने वही बग उन फाइल्स में भी प्लांट कर दिया था जो उसने अपने सीनियर्स को दी थी। अब चार्ली सब कुछ लाइव सुन रहा था। मोर को जैसे ही यह पता चलता है, वो तुरंत हेंडरसन को कॉल करता है, चार्ली को तुरंत अरेस्ट करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चार्ली सीआईए ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो चुका होता है। फोन कटते ही मोर को आखिरकार उस बग का पता चलता है और वो सीधे चार्ली से संपर्क करता है। मोर कहता है, तुम जो कर रहे हो ये देशद्रोह है। लेकिन अब चार्ली किसी की नहीं सुनता। वो अपने ईयरपीस को निकालकर फेंक देता है, जैसे ये साबित कर देना चाहता हो कि अब उसका रास्ता अलग है। अब चार्ली पहुंचता है लंदन एयरपोर्ट, जहां वो इमिग्रेशन प्रोसेस पूरी करता है और फिर छुपते छुपाते पेरिस की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। उसका फेक पासपोर्ट सीआईए के सिस्टम में ट्रिगर हो जाता है। मूर तुरंत हेंडरसन को आदेश देता है, उसका पीछा करो। पेरिस पहुंचकर चार्ली एक होटल रूम बुक करता है।
उसी रेस्टोरेंट के पास जहां अक्सर ग्रेचन आती जाती देखी गई है। आखिरकार चार्ली की लंबी निगरानी काम आ ही जाती है। उसे ग्रेचन दिखाई देती है और जैसे ही वो उसके ट्रैकिंग रेंज में आती है, चार्ली उसका फोन ट्रैक करना शुरू कर देता है। पूरा दिन चार्ली उसी बिल्डिंग के बाहर बैठा रहता है जहां ग्रेचन रहती है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक ग्रेचन घर से बाहर नहीं निकल जाती। जैसे ही एक और किराएदार बाहर निकलता है, चार्ली उसी मौके का फायदा उठाकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। अब उसे ग्रेचन के फ्लैट के अंदर घुसना होता है। वो एक ऑनलाइन वीडियो देखकर लॉक खोलने का तरीका अपनाता है और ताला तोड़कर घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर वो धीरे धीरे हर कोना तलाशता है और उसे ग्रेचन की डायरी और मीटिंग्स की फोटोज मिलती हैं, जिनमें उसकी आदतें और आने जाने की जगहों का पूरा हिसाब होता है। एक दराज में उसे एक बंदूक भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी उसका ट्रैकर अलर्ट देता है, ग्रेचेन वापस आ रही है। चार्ली जल्दी से सीढ़ियों की ओर दौड़ता है और छिपकर उसका इंतजार करता है। जैसे ही ग्रेचेन घर में दाखिल होती है, चार्ली उसे देख तो लेता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। उसके अंदर अब भी इंसानियत बाकी थी। वो बिना जरूरत किसी की जान नहीं लेना चाहता था। थका हुआ और टूट चुका चार्ली वापस होटल लौटता है और वहां वो ऐसे दिखावा करता है जैसे सारा आज भी उसके साथ है, जैसे वो होटल के उस कमरे में उसका इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद वो ग्रेचन के घर से ली गई तस्वीरों को ध्यान से देखता है और उसे एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि ग्रेचन अक्सर हॉस्पिटल जाती है। फिर चार्ली उसके हेल्थ रिकॉर्ड हैक करता है और जानता है कि ग्रेचन को फूलों के पराग यानी पॉलन से गंभीर एलर्जी है। अगले दिन सुबह चार्ली बहुत सारे फूल खरीदता है और एक कैफे में बैठकर ग्रेचन का इंतजार करता है। जैसे ही वो वहां से निकलती है, चार्ली उसका पीछा करता है और उसे यकीन होता है कि वो वाकई हॉस्पिटल जा रही है। हॉस्पिटल में ग्रेचन कुछ मेडिकल टेस्ट करवा रही होती है। तभी डॉक्टर को सिस्टम में गड़बड़ी लगती है और वो मदद लाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। चार्ली उसी मौके का फायदा उठाता है, डॉक्टर की ड्रेस पहनकर कमरे में दाखिल होता है और ग्रेचन को टेस्ट मशीन के अंदर लॉक कर देता है। ग्रेचन डर जाती है, चिल्लाती है, लेकिन चार्ली शांत रहता है और उस मशीन में धीरे धीरे वो पोलन छोड़ने लगता है, जिससे उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल के उस कमरे में जहां चार्ली ने ग्रेचन को मेडिकल मशीन के अंदर बंद कर दिया था, अब अंदर से अजीब और घबराई हुई आवाजें आने लगती हैं। बाहर खड़े डॉक्टर और नर्स चिंता में आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से अंदर नहीं जा पाते। मशीन के अंदर ग्रेचन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी एलर्जी जानलेवा बन चुकी थी। चार्ली शांत अंदाज में उसे कहता है, अगर तुम मुझे बता दो कि हॉर्स्ट कहाँ है, जिसने मेरी सारा को मारा, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ग्रेचन कुछ बोल ही नहीं पाती। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे रहा होता है। ये देखकर चार्ली आखिरकार मशीन का दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, ग्रेचन अचानक उस पर हमला कर देती है और जोर से उसे टेबल पर पटक देती है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कभी मेज, कभी दीवार, कभी फर्श, हर तरफ मारपीट और अफरा तफरी मच जाती है। चार्ली बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेचेन उसे गिरा देती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो दरवाजा खोलकर भाग जाती है। चार्ली भी तुरंत उसका पीछा करता है। अब दोनों सड़क पर हैं और चार्ली हाथ में बंदूक लिए दौड़ रहा है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ग्रेचेन को टक्कर मार देती है। चार्ली कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है। वो हक्का बक्का होता है क्योंकि ग्रेचेन की लाश अब उसके सामने पड़ी होती है। कांपते हाथों से वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसका मोबाइल फोन उठाता है और बिना किसी को देखे वहां से चुपचाप निकल जाता है। बाहर आकर वो अपने डॉक्टर वाले कपड़े कचरे में फेंक देता है और होटल वापस लौट जाता है। वहां वो खुद को साफ करता है, शरीर से खून हटाता है और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करता है। उसी रात वह बस स्टेशन पहुंचता है और मार्से के लिए एक टिकट लेता है। इधर ग्रेचेन की मौत की खबर सीआईए तक पहुंच जाती है। डायरेक्टर ओब्रायन इस पर मूर से सवाल करती है, लेकिन मूर बस इतना कहता है, शायद हमारे ही किसी आदमी ने उसे मार दिया है। दूसरी तरफ चार्ली अब भी खुद को इस हादसे के लिए कसूरवार मान रहा होता है। वो एक बार में जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। तभी वो डांस फ्लोर पर एक औरत को देखता है और एक पल के लिए उसे लगता है जैसे वो सारा ही है, लेकिन जब वो पास जाता है तो समझ आता है कि वो सिर्फ सारा जैसी दिखने वाली कोई और औरत थी। तभी उसकी नजर बार में दाखिल होते हेंडरसन पर पड़ती है।
जो सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। चार्ली घबरा जाता है, लोगों को धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। वह गलियों में दौड़ता है और किसी दूसरे बार में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हेंडरसन उसका पीछा करते हुए उस बार में भी पहुंच जाता है। अब चार्ली पूरी तरह डर गया होता है। वो तेजी से बाथरूम में भागता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन वहां कोई खिड़की या रास्ता नहीं होता जिससे वो भाग सके। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बाहर निकलना। चार्ली बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और बार में हेंडरसन से आमने सामने होता है। हेंडरसन उसे बताता है कि वो यहाँ ग्रेचन के मोबाइल को ट्रैक करते हुए पहुंचा है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन तभी चार्ली अपना फोन दिखाता है जिस पर एक टाइमर चल रहा होता है। हेंडरसन कुछ समझ पाता उससे पहले ही चार्ली दौड़ता है और बार से बाहर निकल जाता है, और अगले ही पल बाथरूम में जोरदार धमाका होता है। बार में चीख पुकार मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हेंडरसन भी इस हंगामे में चार्ली की नजर से गायब हो जाता है और उसका फोन ट्रैकर भी बंद हो चुका होता है। अगली सुबह चार्ली अपने पुराने हैकर दोस्त इनक्यूलिन से संपर्क करता है, जो सालों से उसकी मदद करता आ रहा है। इसके बाद वो एक कार्गो प्लेन से तुर्की के इस्तांबुल शहर पहुंचता है। वहां पहुंचकर चार्ली एक रेस्टोरेंट में बैठता है और इनक्यूलिन को मैसेज करता है। तभी वो देखता है कि पास बैठा एक आदमी फोन उठा रहा है। उसे लगता है यही इनक्यूलिन है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी औरत आकर कहती है, अपने फोन की स्क्रीन देखो। चार्ली फोन देखता है और उसी पल वो औरत फिर से सामने आती है और कहती है, मैं ही इनक्यूलिन हूं। वो चार्ली को बताती है कि उसे सारा की मौत के बारे में पहले से सब कुछ पता है। वह चार्ली को कहती है कि अपनी टोपी और बैग को एक शॉपिंग बैग में छिपा ले और कुछ देर तक बाजार में ऐसे घूमे जैसे वो बस सामान खरीदने आया हो। इसके बाद वो चार्ली को एक गैरेज में बुलाती है। कुछ देर बाद चार्ली वहां पहुंचता है और इनक्यूलिन उसे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है। रास्ते में वो अपनी कहानी सुनाती है कि उसका पति एक डबल एजेंट था जो CIA और रूस दोनों के लिए काम करता था। असली इनक्यूलिन वही था। उसकी रहस्यमयी मौत के बाद उसने खुद हैकिंग सीख ली। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उसका पति खिड़की से गिरकर मरा, लेकिन उसे शक है कि उसे मारा गया था। जब दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो इनक्यूलिन कहती है, मैं यहां पिछले 3 सालों से छिपकर रह रही हूं, अब और नहीं भाग सकती। और वो चार्ली को बताती है, अगर कभी रूस के लोग उसे पकड़ने आए तो वो खुद को मारने के लिए तैयार है। अब दोनों केस पर बातचीत शुरू करते हैं। सच्चाई सामने आने के और भी करीब है। चार्ली और इनक्यूलिन सीधे उन 3 लोगों की तलाश में जुट गए हैं जो सारा की मौत से जुड़े थे। सबसे पहले निशाने पर है हॉर्स्ट। वो मूर के लिए भाड़े के लड़ाकों की भर्ती करता है और इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक आदमी है। दूसरा नाम है लॉरेंस, जो एक बड़ा हथियारों का सौदागर यानी आर्म्स डीलर है। तभी इनक्यूलिन खुद आगे बढ़कर कहती है, मैं खुद को एक हथियारों की सप्लायर बताकर लॉरेंस से संपर्क करूंगी। तीसरा नाम है मिश्का, जो दुनिया भर में घूमता रहता है और सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैवल की तस्वीरें शेयर करता है। चार्ली और इनक्यूलिन उसकी सारी पोस्ट्स को ध्यान से स्कैन करते हैं। एक तस्वीर में वो किसी महिला के साथ नजर आता है। फेशियल रिकॉग्निशन टूल की मदद से वो महिला की प्रोफाइल का पता लगाते हैं और पता चलता है कि वो इस वक्त स्पेन में है। दूसरी तरफ अमेरिका में कैलेब अब CIA की टीम को अलर्ट कर देता है। सभी संदिग्धों की निगरानी खड़ी कर दी जाती है ताकि चार्ली तक पहुंचा जा सके। वहीं डायरेक्टर ओब्रायन मूर से मिलती है और उसे सख्त आदेश देती है, अब कोई भी सीक्रेट ऑपरेशन मेरी इजाजत के बिना नहीं होगा। मूर ऊपर से शांत नजर आता है और कहता है, आपसे पहले वाले डायरेक्टर ने भी यही कहा था और तब भी मैंने यही जवाब दिया था कि मेरी पूरी मदद मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मूर अब भी चुपचाप अपने मन की कर रहा होता है। उसी दिन जब ओब्रायन अपनी गाड़ी में बैठती है, उसका असिस्टेंट उसे स्पेन से भेजी गई एक तस्वीर दिखाता है जिसमें हेंडरसन मैड्रिड में मौजूद है। यानी मूर ने गुपचुप उसे स्पेन भेज दिया था। अब ओब्रायन भी एक चाल चलती है। वो अपने सबसे भरोसेमंद एजेंट को हेंडरसन की निगरानी के लिए भेज देती है। उधर चार्ली और इनक्यूलिन मिश्का को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक होटल की सिक्योरिटी फुटेज हैक करके पता लगाते हैं कि मिश्का मैड्रिड के एक लक्जरी होटल में रुका हुआ है। चार्ली तुरंत वहां पहुंचता है और उसी होटल में चेक इन कर लेता है। वहां उसे पता चलता है कि मिश्का को तैराकी का बहुत शौक है, खासकर उस होटल के इन्फिनिटी पूल में जो 2 ऊंची इमारतों के बीच छत पर बना हुआ है। अब चार्ली अपनी प्लानिंग शुरू करता है। इसी बीच हेंडरसन भी मैड्रिड पहुंच चुका होता है
और होटल की लॉबी से चार्ली पर नजर रख रहा होता है। लेकिन चार्ली को इसका अंदाजा नहीं होता। अगले दिन चार्ली एक खास डिवाइस बनाना शुरू करता है जिससे वो मिश्का को ट्रैक और कंट्रोल कर सके। फिर वो डिवाइस को होटल में ही छिपा देता है। शाम को मिश्का एक बार में दिखाई देता है और चार्ली उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। लेकिन तभी बार में उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। जैसे ही चार्ली को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो तुरंत अपने ईयरपीस में इंक्यूलिन को सब कुछ बताता है। इंक्यूलिन फौरन उस संदिग्ध आदमी का चेहरा स्कैन करती है और फेस रिकॉग्निशन से कंफर्म करती है। वो सीआईए का एजेंट है। उसी कैमरे में उसे हेंडरसन भी नजर आता है। अब मामला और भी गंभीर हो जाता है। इंक्यूलिन चार्ली को सीधा कहती है, मिशन कैंसिल कर दो, अभी वहां से निकल जाओ। लेकिन चार्ली अब रुकने के मूड में नहीं होता। वो कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। थोड़ी देर बाद मिश्का होटल की छत पर बने उस खास रूफटॉप पूल में तैरने आता है। चार्ली वहीं पहुंचता है और उसे रोककर पूछता है, हॉर्स्ट कहाँ है? लेकिन मिश्का मजाक उड़ाता है। तब चार्ली उसे धमकाता है, अगर नहीं बताया तो ये पूरा पूल तबाह हो जाएगा। मिश्का हंस देता है और दूर तैरने लगता है। लेकिन तभी चार्ली एक बटन दबाता है और पूल की कांच की दीवारों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। अब मिश्का को खतरा महसूस होता है। वो जल्दी जल्दी किनारे की तरफ तैरने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कांच टूटता है और पूरा पूल फट जाता है। सारा पानी नीचे सड़क पर गिरने लगता है और मिश्का ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। उधर इंक्यूलिन तुरंत अलर्ट करती है, चार्ली, हेंडरसन और दूसरा एजेंट तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, जल्दी भागो। अब शुरू होती है एक तेज और खतरनाक चेज सीन। हेंडरसन लगभग चार्ली को पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी दूसरा सीआईए एजेंट अचानक हेंडरसन पर हमला कर देता है। दोनों लड़ते लड़ते होटल के लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाते हैं। वहां भयानक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मशीनों, ड्रम्स, दीवारों पर पटकते हैं। हेंडरसन उस एजेंट का सिर वॉशिंग मशीन में दबा देता है। वो एजेंट किसी तरह गन निकालता है और हेंडरसन को गोली मार देता है। लेकिन हेंडरसन फिर उससे गन छीनकर उसे गोली से ढेर कर देता है। चार्ली ये सब दरवाजे से देख रहा होता है। उलझन में पड़ जाता है कि क्या किसी की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी इंक्यूलिन की आवाज आती है, याद रखो चार्ली, तुम्हारा असली मकसद बदला है, भागो। अगले दिन डायरेक्टर ओब्रायन मूर को ऑफिस बुलाती है और सख्त लहजे में पूछती है, चार्ली कहाँ है? मूर बहुत शांत तरीके से जवाब देता है, वो बिरीवमेंट लीव पर है, सारा की मौत के बाद थोड़ा वक्त ले रहा है। ओब्रायन उसे जाने देती है। लेकिन जैसे ही मूर बाहर निकलता है, वो अपने कंप्यूटर में एक यूएसबी लगाती है और होटल का सिक्योरिटी फुटेज ऑन करती है। उधर कैलेब और उसकी टीम भी वही फुटेज देख रहे होते हैं और उन्हें एक बड़ा खुलासा होता है। चार्ली अकेला नहीं था, कोई था जो उसकी मदद कर रहा था। सीआईए की टीम अब धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। जब उन्होंने चार्ली की छुपाई हुई चैट्स को चेक किया तो उन्हें इंक्यूलिन के साथ की गई बातचीत मिल गई। जांच आगे बढ़ी तो उन्हें एक मरे हुए एजेंट की फाइल मिली जिसका नाम भी इंक्यूलिन था। अब उन्हें शक होता है कि शायद उसी एजेंट की पत्नी ने उसकी पहचान लेकर खुद को नया इंक्यूलिन बना लिया है। उधर रात में चार्ली और इंक्यूलिन अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। दोनों बस एक दूसरे की मौजूदगी के लिए साथ सोने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी इंक्यूलिन के पालतू पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो सिक्योरिटी कैमरा ऑन करते हैं तो देखते हैं कि बाहर सीआईए के एजेंट्स ने घर घेर लिया है। तुरंत दोनों एक छुपे हुए रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, चार्ली ऊपर एक ड्रोन को उड़ता देखता है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। उसी वक्त एजेंट्स घर में घुसते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कंप्यूटर का सारा डाटा खुद ब खुद मिट रहा होता है। इसके बाद चार्ली और इंक्यूलिन बीच की तरफ भागते हैं, लेकिन अब ड्रोन उन्हें देख चुका होता है। कुछ ही मिनटों में एजेंट्स गोलियां चलाते हुए हमला कर देते हैं। कुछ एजेंट्स तो समंदर में बोट से भी उनका पीछा करने लगते हैं। इस खतरनाक पीछा करने की भाग दौड़ में कार बुरी तरह टूट जाती है और इंक्यूलिन को गोली लग जाती है। चार्ली के पास अब कोई चारा नहीं होता। वो इंक्यूलिन को दूसरी सीट पर खींचकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और जब तक पीछा कर रहे एजेंट्स पीछे नहीं छूट जाते, तब तक कार चलाता रहता है। फिर एक पुराने गैरेज में जाकर कार रोकता है और इंक्यूलिन को आखिरी बार अलविदा कहता है। अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग रह जाती है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से मिलने की तैयारी करता है, जो एक बड़ा हथियार बेचने वाला था और इस पूरे खेल का हिस्सा था। चार्ली खुद को हथियार विक्रेता बनाकर उससे मिलने की प्लानिंग करता है। वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदता है और फिर निकल पड़ता है रोमानिया की ओर।
वहां एक सुनसान इमारत में जाकर वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की सिक्योरिटी फीड हैक कर लेता है। चार्ली अब अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। सीआईए को पूरा यकीन हो जाता है कि वो बर्लिन में है और उनकी टीम तुरंत वहां भेज दी जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही लॉरेंस उस तय जगह पर पहुंचता है, उसे एक बजता हुआ फोन दिखाई देता है जो एक कुर्सी पर रखा होता है। फोन उठाते ही चार्ली की आवाज आती है, बॉक्स के अंदर देखो। लॉरेंस जब बॉक्स खोलता है तो उसमें कई बम रखे होते हैं और साथ ही सारा की एक तस्वीर भी होती है। तभी चार्ली वहां आ जाता है और पूछता है, हॉर्स्ट कहाँ है? चार्ली कहता है कि अगर लॉरेंस सच्चाई बता देगा तो वो बम डीएक्टिवेट कर देगा। लॉरेंस बताता है कि हॉर्स्ट रूस के पानी में ऑपरेट करता है और बाल्टिक सीपोर्ट पर उसका सामान डिलीवर होता है। चार्ली पूछता है कि वो उससे संपर्क कैसे करते हैं, तो लॉरेंस बताता है कि सिर्फ सीक्रेट कोड के जरिए और सारे कोड उसके फोन में हैं। वो फोन फेंक देता है। चार्ली फोन उठाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बम फट जाते हैं और लॉरेंस की मौत हो जाती है। सीआईए को जब इसकी खबर मिलती है तो उन्हें समझ आता है कि बर्लिन की जो वीडियो उन्होंने देखी थी वो फर्जी थी। असली लोकेशन तो रोमानिया थी। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। रूस के एक होटल में बैठकर चार्ली सारा को याद करता है और उसका दिया हुआ प्याज की परतों वाला पजल खोलता है। जब वो उसे हल करता है तो उसमें से सारा का एक प्यार भरा मैसेज निकलता है जिससे चार्ली की आंखें भर आती हैं। अगली सुबह चार्ली सीपोर्ट पहुंचता है और वहां एक संदिग्ध गाड़ी को देखता है। वो हॉर्स्ट के आदमियों को एक कोड भेजता है जिससे एक आदमी फोन चेक करता है। चार्ली उसका पीछा करता है और उसकी बोट की तस्वीरें खींचता है। फिर वो होटल लौटकर उस बोट के नंबर से उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और समुद्री रास्तों का अध्ययन करता है ताकि हॉर्स्ट की जगह का पता चल सके। सुबह सुबह जब वो बोट के करीब पहुंचता है तो कोई पीछे से उसके सिर पर वार करता है और चार्ली बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉर्स्ट की याच पर होता है। हॉर्स्ट उसे एक गन देता है और कहता है, अब हिम्मत दिखाओ, सामने से मारो। लेकिन चार्ली गन नीचे रख देता है। तभी याच की दिशा अचानक बदल जाती है और पूरे क्रू में अफरा तफरी मच जाती है। चार्ली मुस्कुराकर कहता है, अब ये याच मेरे कंट्रोल में है। दरअसल ये याच सीआईए की एक सिक्योर याच थी और चार्ली ने ही इसके सिस्टम बनाए थे। उसने याच को हैक करके उसे फिनलैंड की तरफ मोड़ दिया था। थोड़ी देर में फिनलैंड की नेवी और इंटरपोल याच को घेर लेते हैं और हॉर्स्ट समेत सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद डायरेक्टर ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं कि सीआईए के सारे भ्रष्ट एजेंट पकड़े जा चुके हैं। चार्ली अब हीरो बन चुका होता है। हेंडरसन उससे मिलकर कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। फिल्म के आखिरी सीन में चार्ली सारा की कब्र पर जाता है और चुपचाप उसे आखिरी अलविदा कहता है। फिर वो वही प्लेन उड़ाता है जो सारा ने उसे गिफ्ट किया था। अब वो प्लेन सिर्फ एक नाम के साथ उड़ रहा होता है, चार्ली द मैच्योर, जिसने सीक्रेट वर्ल्ड में सच को जिंदा रखा। और इसी के साथ चार्ली की कहानी यहीं खत्म होती है।